नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय की क्लासें बहुत ही अच्छी चल रही हैं और आपने इससे पहली क्लास में छंद को पढ़ा था। आज ये छंद की दूसरी क्लास है। छंद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने पहली क्लास में देखे थे, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हम इस क्लास में देखेंगे। ये क्लास तो आपके लिए रामबाण होने वाली है, बहुत ही विस्तृत होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आपको दिए जाएंगे, जिसमें सरल एक एक लाइन से भी आपके प्रश्न रहने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ में छंद को आगे पढ़ें। आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का नया बैच शुरू हो गया है और ये जो बैच है एकदम शून्य से शुरू हुआ है। बहुत विस्तृत और अवधारणात्मक तथ्य हम इसमें लेके चल रहे हैं। जो भी बच्चे नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत न्यूनतम शुल्क में हम आपको ये क्लासेस दे रहे हैं। क्लास लेने के लिए या एडमिशन के लिए आप कॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। साथ ही में जो इस बार की जो क्लासेज हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं। विस्तृत के साथ में यहाँ पे संक्षेप और तार्किक रूप से बेसिक तो हम पढ़ा ही रहे हैं। बेसिक आपने पूर्व की क्लासों में पढ़ भी लिया है। इससे पहले क्लासों में आपने बहुत बेसिक से और बहुत विस्तृत भी पढ़ा था, लेकिन उससे भी विस्तृत और अवधारणात्मक तथ्य हम इसमें लेके आए हैं। पहले क्या था कि हमने कथन और जो कवियों की पंक्तियाँ थी वो हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराई थी हस्तलिखित रूप में, लेकिन इस बार जो है वो हम एक एक पंक्ति और कथन आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे। पढ़ाने का कई मतलब है, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो पंक्तियाँ हैं उसमें हमें देखना है रस कौन सा है, काव्य गुण कौन सा है, काव्य दोष कौन सा है। इन सब तथ्यों को यानी कि उनको बहुत विस्तृत और एक तरीके से अवधारणात्मक पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उनकी विशेषताएं क्या थी, उनके शब्दों के अर्थ क्या है, क्योंकि नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में पंक्ति के एक शब्द से भी अर्थ के रूप में प्रश्न बनने लगे हैं, या इसमें किसका कवि ने वर्णन किया है, ये सब भी हम आपको बहुत विस्तृत रूप से इस बार दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बहुत विस्तृत पढ़ने के लिए या आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट निर्धारित करने के लिए वो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपकी क्लासेज मिल रही हैं। साथ ही में डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जो बहुत ही नवीन पैटर्न पर आधारित है। ऐसे प्रश्नों का संकलन है, अनोखा संकलन है, आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बैच में या फिर टेस्ट सीरीज में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके अदर जो जानकारी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं मिलता है, बहुत बच्चे होते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में नंबर निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, नहीं मिल पाता है, तो आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या नहीं तो क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात करते हैं छंद में। इससे पहले छंद में हमने पढ़ा था छंद क्या है, उसका उल्लेख कहाँ मिला है, उसके आचार्य कौन माने गए हैं। उसके बाद में हमने छंद के अंग पढ़े थे। छंद के अंग पढ़ने के बाद में हमने एक गण आया था, गण के बाद में उसको एक अवधारणात्मक रूप में पढ़ा था कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आज जो हमने मात्राएं पढ़ी थी वहाँ पे मात्रा और क्रम, आज हम इन मात्राओं को पढ़ेंगे कि जो लघु मात्रा है आप वो कहाँ लगाएंगे और जो दीर्घ मात्रा है आप वो कहाँ लगाएंगे। जब आप एक पद में मात्राएं, देखिए सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कोई पद आपको दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इस पद में मात्राओं की संख्या है। यदि आपने उसमें मात्राओं की संख्या सही लगा ली तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, वरना आपका एक नंबर गया। और कई बार क्या होता है कि आप एक ही नंबर से चूक जाते हो और वो इतना कहते हैं कि इतना विशद इतना बड़ा दुख होता है कि आप उसको आगामी जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आप सोचते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस समय के छंद की मात्राओं पे। दूसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं ह्रस्व या लघु वर्ण। मात्राओं का जो संकेत होता है वो ये होता है यहाँ पे। अभी पहली मात्रा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे है कि लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। ये जो लघु वर्ण है, पहली बात तो ये कि वर्ण मात्रा गणना की ये प्रमुख इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, इसके लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होता है। संयुक्ताक्षर जो शब्द होता है वो अपने में लघु होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, चंद्र बिंदु वाले लघु मात्रा वाले माने जाते हैं। चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगेगा, यानी कि हंसना,
तो यहाँ पे आपकी जो मात्राएं रहेंगी ये रहेंगी। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, अगला है ह्रस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु वर्ण होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि, सु, ठीक है। तो इस तरह के जो लघु क्या कहते हैं, ह्रस्व यानी कि जो छोटी मात्राएं लगी हुई होती हैं उनको आप यहाँ पे लघु वर्ण मानेंगे। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण आप ये रखेंगे कि यहाँ पे यदि मात्रा आ जाए, आप देखिए हमारे ही नाम को ले लीजिए, आप इसमें देखेंगे, आप कहेंगे कि ये तो छोटे एक ही मात्रा है, लेकिन नहीं, ये दीर्घ में काउंट होती है। ये जो आपका वर्ण है ए, ये आपका दीर्घ वर्ण है। यहाँ पे वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये लघु नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मात्रा लगेगी आप देखेंगे कि लघु गुरु लघु लगेगी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कभी आप कहें कि मैम ने बताया था कि ह्रस्व मात्रा, और आप इस मात्रा को आप मान लें, तो ये जो है आपका, ये जो मात्रा है ये आपकी दीर्घ रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये अपने में दीर्घ है, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हलंत व्यंजन भी लघु मान लिए जाते हैं। अब बात करें हलंत व्यंजन में, तो अहम, ये अहम यानी कि जिसमें अंतिम में हलंत लगा हुआ है वो व्यंजन यानी कि स्वर रहित है, तो उसको आप लघु मान लेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं कि यदि कोई अर्ध अक्षर हो, ठीक है, परंतु वह किसी पूर्ण अक्षर के बाद हो। अर्ध अक्षर क्या हो? पूर्ण अक्षर के बाद हो, तो उस अर्ध अक्षर के लिए एक मात्रा लगती है। जैसा कि आप देखेंगे पश्चात। अब यहां पे जो आपकी मात्राएं लगेंगी लघु, लघु, और इसके बाद में आपकी यहाँ पे दीर्घ लगेगी, यहाँ पे फिर लघु लगेगी, क्योंकि इस वाले का नियम हम पहले अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये मात्राओं की गणना है। आगे है कि यदि कोई अक्षर अर्ध अक्षर से शुरू होता है तो उस अर्ध अक्षर के लिए मात्रा नहीं लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे त्याग, तो यहाँ पे जो मात्रा लगेगी आपकी, इसके लिए मात्रा नहीं लगेगी, आपके इसके लिए लगेगी और इसके लिए, ठीक। मात्राएं 3 लगेंगी, लेकिन जहां पे शुरू अर्ध से हो रहा है तो उस अर्ध के लिए नहीं लगेगी। लेकिन यदि उसके बाद में जैसे कि आप देखेंगे आत्मा, तो यहाँ पे जो ये ता है इसके लिए यहाँ पे मात्रा लगेगी यहाँ पे, लेकिन जब शुरू ही अर्ध से हो रहा है तो वहां पे मात्रा नहीं लगती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यदि किसी अक्षर के बाद 2 अर्ध अक्षर लगातार हों, समझ जाइएगा, देखिए की पॉइंट है ये। की पॉइंट अगर आपने पकड़ लिए तो आप छंद नहीं भूलेंगे, यानी कि आपकी मात्राओं में कभी गलती होगी ही नहीं। बहुत बच्चे टेस्ट में गलती करते कि नहीं मैम ऐसा नहीं है। अब बताते हैं कैसा है। 2 अर्ध अक्षर जब लगातार हो तो दोनों अर्ध अक्षर के लिए केवल एक ही मात्रा लगती है। ये आप ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचेंगे जैसे कि उज्ज्वल, अब आप सोचेंगे कि भाई 1 लगा दो, 1 2 लगा दो, 1 3 लगा दो, 1 4 लगा दो, 1 5 लगा दो, ठीक है। आप ऐसे लगाएंगे ना, सोचो आप इसी तरह लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो बोल रहा है कि दोनों अर्ध अक्षरों के लिए, यानी कि यहाँ पे जब आप उज्ज्वल के लिए मात्राएं लगाएंगे तो एक उ के लिए, इन दोनों जा के लिए आप एक मात्रा लगाएंगे। इन दोनों के लिए आपने एक मात्रा लगा दी, फिर एक वा के लिए लगा दी और एक ला के लिए, यानी कि आपकी जो मात्राओं की काउंटिंग हुई है वो यहाँ पे 4 हुई है। लेकिन अगर आप इस नियम को नहीं पढ़े थे तो आप यहाँ पे 5 लगाएंगे और उसके बाद जब आप काउंटिंग करेंगे वहीं पे आपकी 1 नंबर गया। एक मात्रा आपने इधर बढ़ाई और उधर आपके जो है स्क्रीनिंग में 1 नंबर OMR से कट गया। ध्यान है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के जो नियम है उनको पढ़ेंगे और भी विस्तृत रूप से। नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कुछ कठिनाई नहीं होगी। बहुत सरल रूप में आप अलग छंदों को पकड़ ले जाएंगे। चलिए
इसीलिए कह रहे हैं बहुत। तो देखिए, कोई कहता है आपसे कि भाई 15 मिनट में अलग छंद कंप्लीट, मैं नहीं मान सकती। मैं तो क्या, कोई अच्छा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं मानेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हम जितना विस्तृत पढ़ सकते हैं, देखिए एक बार पढ़ना है, जी जान लगा के एक बार विस्तृत होके पढ़ लीजिए। उसके बाद जब सफलताएं आनी शुरू होंगी, आप सोचेंगे कि किधर जाएं किधर ना जाएं, तो थोड़ा सा विस्तृत होके एक बार पढ़ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इस समय का जो जीवन व्यक्ति जी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। बहुत बच्चे हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि मैम नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। अरे भाई, खुद से नोट्स बनाओ, आप खुद से ट्रिक लगाओ, ठीक है ना, वो अच्छा रहेगा। चलिए, यदि दो गुरु वर्णों के बीच में, आगे देखते हैं, यदि दो गुरु वर्णों के बीच में, यदि दो गुरु वर्णों के बीच में कोई अर्ध अक्षर आया हो, कोई अर्ध अक्षर आया हो तो दोनों, कोई अर्ध अक्षर आया हो तो उस अर्ध अक्षर के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती। अर्ध अक्षर के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे आप साथ के साथ पढ़ते हुए चलिएगा, आत्मा। अब आपने अभी देखा था कि हम मात्राएं काउंट कर रहे थे, अब लेकिन यहाँ पे उसने कही है कि दो गुरु वर्णों के बीच में, यहाँ पे भी गुरु है, यहाँ पे भी गुरु है, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों का गुरु है तो आप सोचिए कि एक मात्रा और लगा दो अपनी तरफ से, क्या जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो अर्ध स्वर है, अर्ध व्यंजन है, अर्ध वर्ण है, इसके लिए मात्रा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम पहले लेते हैं इस मात्रा को, तो यहाँ पे भी गुरु है और यहाँ पे भी गुरु है, तो इसके लिए मात्रा नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा नियम है। कभी कभी कई बार क्या होता है, हम आपको बता दें, हम अपने टेस्ट पेपर में खुद नियम से प्रश्न रख देते हैं ताकि आपको याद रहे। जहां पर कोई अर्ध अक्षर, जहां पर कोई अर्ध अक्षर, जहां पर कोई अर्ध अक्षर अपने आगे आने वाले, अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह, पूर्ण अक्षर से पूरी तरह, अगर थोड़ा सा हट जाए तो आप वो इस पे ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह मिला हुआ हो, पूरी तरह मिला हुआ हो, तो उस अर्ध अक्षर के लिए, उस अर्ध अक्षर के लिए, अक्षर के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती है, के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जहां पर कोई अर्ध अक्षर अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह मिला हुआ हो, तो उस अर्ध अक्षर के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती है। जैसे कि स्थल, यानी कि यहां पे दो ही मात्राएं आपकी, यहां पे यदि बात करें तो आपकी दो ही मात्राएं यहां पे काउंट होंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं, ये थी आपकी लघु वर्ण की। अब बात कर लेते हैं दीर्घ, ठीक है। दीर्घ या गुरु, ये चिन्ह है, इस चिन्ह के आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। दीर्घ वर्ण में, दीर्घ वर्ण में ह्रस्व या लघु की तुलना में, तुलना में दुगुना समय लगता है।
दुगुना समय लगता है। और दीर्घ के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आप सभी जानते हैं। संयुक्ताक्षर से, पहला है संयुक्ताक्षर से, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप देखिए जब आप पहले के नियम समझ गए हैं तो दूसरे में आप खुद ही लगा लीजिएंगे, स्वतः लगा ले जाएंगे। संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका दुष्ट कर लीजिए। इसी के साथ में बात करें कि अनुस्वार युक्त वर्ण अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कि आप लिखेंगे कंद, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा दीर्घ और लघु। विसर्ग चिह्न युक्त वर्ण दीर्घ मान लिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे दुख, तो ये इस तरह से इनका रहेगा। जैसे आप देखेंगे 4th नंबर पे, और आप लिख लीजिए दीर्घ मात्राओं से, अंतिम नियम है, दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। जैसे आपके कौन हुआ, लेकिन इसमें एक और शब्द है, जैसे कहेऊ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी हमें दीर्घ ही रखना है क्योंकि एक मात्रा है, लेकिन ये दीर्घ ही है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जितना था साथ के साथ समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो है आपका छंदों का जो महत्वपूर्ण अध्याय है या कहें महत्वपूर्ण तथ्य है, वो आपके शुरू हो रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्तृत के साथ में हम देखेंगे। यदि किसी को लगता है स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाए हैं तो वो इस पे ध्यान देके आप साथ के साथ लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आपका अपना YouTube है, आप जैसा चाहे उसकी टाइमिंग घटा के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी विस्तृत बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हुई हैं, इसलिए अब क्रम में चलेंगे। यहाँ पे समझाने वाले तथ्य बहुत कम रहेंगे, बशर्ते आपको अपने से भी समझ के चलना है। बात कर रहे हैं हम छंद के भेद। मुख्य बात पे आते हैं, छंद के भेद। कितने भेद हैं? तो वैसे तो 2 ही भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। लेकिन अब चूंकि निराला जी आ गए हैं तो वो कहते हैं कि एक तो मात्रिक छंद, दूसरे नंबर पे वर्णिक छंद, और तीसरे नंबर पे आपका मुक्तक छंद। मुक्तक छंद के प्रवर्तक, देखिए छंद के प्रवर्तक आज आपके आचार्य पिंगल ऋषि हैं, लेकिन मुक्तक छंद के प्रणेता की यदि बात आएगी तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि आपके ठहरेंगे। यहाँ पे बात करते हैं पहले नंबर पे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में यदि बात करें, क्योंकि मार्कर भी बना कर रहा है, तो मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। यानी कि जिसमें
मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी मात्राओं का क्रम घटता बढ़ता है, उसके आधार पर मात्रिक छंद के भेद, मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, दूसरा सममात्रिक छंद की यदि बात करें तो जिन छंदों के चारों चरणों में, जिन छंदों के चारों चरणों में, सममात्रिक में चरणों में मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या समान क्रम में होती है, समान क्रम में होती है, उन्हें सममात्रिक यानी कि समान मात्रिक, सममात्रिक छंद कहते हैं। इसी के साथ में बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है आपका अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में यदि बात करें तो जिन छंदों के सम तथा, जिन छंदों के सम तथा विषम चरणों में, विषम चरणों में, विषम चरणों में, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, सम 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 तथा विषम विषम चरणों में मात्राएं समान हों, समान हों, उन्हें अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि आप देखेंगे पहले वाले में आप चौपाई को देख सकते हैं, चौपाई चौपाई, और दूसरे में यदि आप बात करेंगे तो बरवे और दोहा आप देख सकते हैं। ठीक है, सौरठा। तीसरे नंबर पे बात करें तो विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद की यदि बात करें तो जिन छंदों के, जिन छंदों के चारों चरणों में, चारों चरण असमान हो, अर्थात प्रत्येक चरण की मात्राएं, प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और विषम मात्रिक छंद के रूप में यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो छप्पे को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका छंद के भेद। छंद के भेद अभी हमने बात की है मात्रिक छंद पे। वर्णिक छंद पे आगे देखते हैं, पहले मात्रिक छंद को कंप्लीट कर ले। तो छंद के भेद यहाँ पे 3 है, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मुक्तक छंद आपको पता है कि निराला जी प्रवर्तक है। बाकी मात्रिक छंद में हमें मात्राओं की गणना करनी है, वर्णिक छंद में हमें वर्णों की गणना करनी है। अभी देखते हैं। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है, जिसमें हमें मात्राओं की काउंटिंग करनी है, वर्णों की नहीं। आगे देखेंगे। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न यहाँ से आपका डेफिनेट है बनना, सरल बनेगा। तो सममात्रिक छंद किसको कहते हैं? जिसके चारों चरण जो है उसमें मात्राओं की जो संख्या है वो समान रहे। जैसे चौपाई हो गया,
चौपाई हो गया, 16 मात्राएं रहेंगी प्रत्येक चरण में। बात करें अर्ध सममात्रिक छंद, जिन छंदों में सम सम तथा विषम विषम, आपने देखा था 4 चरण होते हैं। सम सम चरण किसको कहते हैं, विषम चरण किसको कहते हैं, आप समझ गए हैं। उसमें जहां पे मात्राओं का जो क्रम रहेगा, सम चरणों में 11-11 है, विषम चरणों में 13-13 है। ये सब जो रहेगा वो बरवे, दोहा, सोरठा। बात करें विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद में क्या है कि जो चारों चरण हैं उनमें मात्राओं की संख्या जो है वो घट बढ़ के रहेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में, हाँ 1 मिनट यहीं पे बात कर लेते हैं आपके छंदों में थोड़ा सा। तो सममात्रिक छंद में देखें, सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो इसमें है आपका तोमर, चौपाई, बहुत महत्वपूर्ण है, चौपाई, यहाँ छप्पे को आप इसमें लिखिए, या आपने लिख लिया होगा छप्पे। चौपाई के बाद में अरिल्य महत्वपूर्ण है, लावनी, लावनी के बाद में आपका रोला, दिगपाल, ये आपके सममात्रिक छंद है। रूपमाला, प्रश्न बन जाएगा। रूपमाला के बाद में गीतिका, गीतिका के बाद में हरि गीतिका, गीतिका में जब 2 वर्ण जोड़ के, और हरि गीतिका, और हरि गीतिका जो नियम है आपको पता है, 4 बार हरि गीतिका यानी कि वो छंद बन जाएगा। सार, तांटक और आला। ठीक, बात करें अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में यदि आपको देखना होगा तो बरवय, दोहा, सोरठा और उल्लाला। यहीं पे बात करें तो विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद में यदि आप बात करेंगे तो कुंडलियां और छप्पे, कुंडलियां और छप्पे। देखिए ये जो हमें काउंटिंग लिखवाने का हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि सममात्रिक छंद में हम सबको नहीं पढ़ेंगे, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। लेकिन आप जब इनको पढ़े रहेंगे कि सममात्रिक है कि विषम मात्रिक है, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा जरूर। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, जो भी परीक्षाएं हैं यहाँ से प्रश्न एक जरूर बनेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखवाना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद कुंडलिया में दोहा और रोला रहता है, और छप्पे में रोला और उल्लाला रहता है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं आपके वर्णिक छंद पे। वर्णिक छंद चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तक छंद में तो आपको पता है कि गद्य के रूप में आजकल लिखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है कि मैम ने हमें मुक्तक छंद नहीं समझाया। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि मैम इसको छोड़ क्यों दी। अरे छोड़ा इसलिए नहीं है कि आपको पढ़ना ज़रूरी था। देखिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पाठ्यक्रम में। एक महत्वपूर्ण बात बताएं आपको, पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपने अगर ये समझ लिया क्या पढ़ना है, ये तो आपने समझा, ये आपको हर कोई समझाएगा, हर टीचर समझाएगा। लेकिन यदि आपने इस बात पे चर्चा कर ली, इस बात पे थोड़ा सा भी चिंतन कर लिया कि हमें पढ़ने से पहले छोड़ना क्या है, तो आप समझिए कि एक आप अच्छे अभ्यर्थी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, कि आपको छोड़ना क्या है। पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन उसमें भी जो छोड़ना होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम कुछ कुछ तथ्य आपके छुड़वा देते हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अनावश्यक से हमें लगते हैं। चलिए बात करें आपके वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद में यदि बात करें तो केवल वर्ण गणना के आधार पर, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद
वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद के इसके भी भेद है ना, तो वर्णिक छंद के दो भेद हैं, उसके तीन थे, इसके दो भेद हैं। पहला है साधारण वर्णिक छंद, इसी को यहीं पे नोट कर लेते हैं। तो इसमें एक से इस छंद में, साधारण वर्णिक छंद में 1 से 26 तक, 1 से 26 तक वर्ण होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, साधारण। दूसरे नंबर पे है आपका दंडक वर्णिक छंद। दंडक वर्णिक छंद की यदि बात करेंगे तो इस छंद में 26 से अधिक वर्ण, 26 से अधिक वर्ण होते हैं। ठीक है, इन वर्णों में जब हम काउंटिंग करेंगे तो 1 से 26 तक की जो बात रहेगी वो वर्णिक, उसमें साधारण वर्णिक छंद रहेंगे, और जहां 26 से अधिक की बात आएगी वहां पे हम उसको दंडक वर्णिक छंद की श्रेणी में रख देंगे। चलिए, ये तो रहा आपका दंडक, आपका छंद। इसी के साथ में अब बात करते हैं वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या के आधार पर जो छंद हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे 11 वर्ण किसमें है, 15 वर्ण किन किन छंदों में है, 26 वर्ण किसमें है, 28 वर्ण किसमें है। तो इन अलंकारों की एक समरी बना लेते हैं और आपका एक टीजीटी पीजीटी बाकी के जो क्लास के एग्जाम है आपका सब कंप्लीट है। विस्तृत रूप से तो हम पढ़ेंगे ही, उसमें तो जाके हम पढ़ेंगे ही कि क्या क्रम रहता है, जगड़ जगड़ मगड़ तगड़। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं, आप देखेंगे 11 वर्णों वाले वर्णिक छंद। 11 वर्णों वाले वर्णिक छंद, इसमें जब बात करें तो पहले नंबर पे है स्वागता, दूसरा है भुजंगी, तीसरा है शालिनी। इनमें 11 वर्ण रहेंगे सब में। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इसके बाद में है 12 वर्ण वाले वर्णिक छंद। ठीक है, वर्ण लिखिए, वर्णों नहीं वर्ण। ठीक है, इसके बाद में 12 वर्णों में है आपका वंशस्थ, भुजंगी पर्यात। देखिए, भुजंगी अलग है, भुजंगी पर्यात अलग है। भुजंगी में 11 थे और भुजंगी पर्यात में एक और बढ़ गया है। दूसरा है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। इसके बाद में, द्रुत विलंबित के बाद में है तोटक। वहां तांटक था, यहां तोटक है। ठीक, इसके बाद में है 14 वर्ण, इसमें वसंत तिलका। देखिए, जो महत्वपूर्ण है उनको लिखा रही हूं, यदि कोई आपको अलग से मिलता है आप उसको नोट कर सकते हैं। 15 वर्ण वाले वर्णिक छंद में यदि बात करें तो मालिनी छंद। इसके बाद में बात करें तो 17 वर्ण वाले, इसमें यदि आप बात करेंगे तो मंदाक्रांता और आपका शिखरिणी। इसके बाद में बात करेंगे तो 19 वर्ण, 19 वर्ण में आपका है
शार्दुल, विक्रीडित। ठीक, इसके बाद में है आप देखेंगे सवैया छंद। सवैया छंद की यदि बात करें तो इसमें है आपका मतगयंद, मतगयंद, मदिरा, द्रुमिल और द्रुमिल के बाद में है सुंदरी सवैया छंद में। और दंडक छंद में यदि बात कर लें तो दंडक छंद में जो आपके रहेंगे वो घनाक्षरी, घनाक्षरी यानी कि इसको कवित्व भी कहते हैं। इसके बाद में रूप घनाक्षरी, घनाक्षरी का ही भेद है रूप घनाक्षरी, और इसी का भेद है रूप घनाक्षरी, घनाक्षरी का ही देव घनाक्षरी। ये है आपका संपूर्ण जो भी था आपका छंद। यहाँ तक आपने यदि छंद को पढ़ लिया तो मानिए कि यहीं से आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट है। हर पंक्ति से, हर रचना, हर टॉपिक, हर लाइन से आपका यहाँ पे देखिए 11 वर्ण वाले छंद आपको एक साथ मिल गए हैं, 12 वर्ण वाले एक साथ मिल गए हैं। बाकी में किसमें कितने हैं ये है विस्तृत, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ही। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिख आपको थोड़ा सा हल्का रहा होगा क्योंकि मार्कर इस समय बिल्कुल फ्री हो गया था। तो चलिए अभी की जो क्लास रखेंगे हम यहीं तक रखेंगे। बात कर ले थोड़ा सा, आपको यदि बैच ज्वाइन करना है तो 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बैच के लिए भी आप इसी पे बात करेंगे और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप इसी पे बात करेंगे। टेस्ट सीरीज 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर है, लेकिन 6250 प्रश्नों का ऐसा नवीन संकलन है कि इसमें कम से कम भी नहीं आपके 10 से 12,000 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। और सपोज मानिए कि मात्र 125 ही प्रश्न तो आना है आपकी परीक्षा में। 125 प्रश्न का टेस्ट पेपर रहता है, 125 प्रश्न वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है, हर विधा को इसमें छुआ जाता है। और वहीं बात करें बैच की तो देखिए बैच को मैं कहूँ कि मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ, मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ। आपने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया है, पूरा काव्य शास्त्र पढ़ लिया है, इस समय आप छंद पे बात कर रहे हो और छंद पे भी देखिए इतना विस्तृत अभी तक आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यूट्यूब पे एक चीज़ तो आपको मिल जाएगी। आप जब भी कहीं कोई सर्च करेंगे छंद, आपको सबसे पहले आएगा ट्रिक के माध्यम से 10 मिनट में छंद को पढ़ें। तो देखिए छंद जब मैं ही आपको 1 घंटे में, मैं 1 से 1.5 घंटे की क्लास में 2 क्लासों में मैं आपको छंद का एक तरीके से वर्गीकरण अभी समझा पाई हूँ। विस्तृत अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है, छंद का सिर्फ आपको भेद वर्गीकरण ही आपको समझाया है। और इसमें कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 से 10 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से है कि कैसे प्रश्न बनेंगे विस्तृत अब हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। तो मैं नहीं मानती कि कोई भी तथ्य आप 5 से 10 मिनट में पढ़ के तैयार कर सकते हैं। और छंद में कहीं कोई ट्रिक नहीं लगेगी। वर्णिक छंदों में ट्रिक लग सकती है, नभ नभ सर, नगण नगण तगड़ भगड़, उसमें आपकी ट्रिक लगेगी, लेकिन मात्रिक छंदों में कोई ट्रिक आपकी नहीं लगेगी। और यहाँ पे जो आपके जो ये अभी तक हमने छंदों का वर्गीकरण किया है, इससे पहली क्लास में हमने छंद को विस्तृत पढ़ा था, तो वहाँ पे कोई वर्गीकरण, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए अब यहाँ पे बन सकती है 11 वर्ण वाले वर्णिक छंद जो है, आप इनको लगा लीजिएगा किसी भी ट्रिक में, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 है, 12 वर्णों में 5 से 7 है, बाकी में तो 2-2 है, तो क्या ट्रिक लगाएंगे आप? कुछ नहीं, ये तो आपको याद ही करना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक ना अपनाइएगा, जितना आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे वो इतनी जल्दी ही स्लिप हो जाती है मस्तिष्क से, लेकिन जितना आप विस्तृत पढ़े रहेंगे, आप 2 से 3 बार आप खुद से पढ़ रहे हैं, आप एक बार क्लास देखिए, दूसरी बार में आप नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद 2 से 3 बार आप उसका रिवीजन कीजिए। मेरे पास बच्चे अपने फ़ोन करते हैं बैच वाले, तो मैं उनको तरीके देती हूँ और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ हमें हुआ है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, समय से कर लीजिए, क्योंकि 40 टेस्ट पेपर हमारे हो चुके हैं।
और बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ रहा है। और 15 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपसे एक साथ लिए जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं और वो भी नवीन एकदम पैटर्न प्रणाली पर आधारित है। जो भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चन रखा जा रहा है बहुत सहजता के साथ में रखा जाता है, ये समझ के कि यदि इस प्रश्न को हम बना रहे हैं तो क्या इसमें विशेष है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे किसी भी बैच के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप कॉल कोई नहीं करेगा। डेमो टेस्ट पेपर आपको लेना है तो अब आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन साधारण कॉल आप करके बात कीजिएगा। साधारण रहिए, सरल रहिए। बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन में अपने आप को सरल और सहज रखना। तो इसीलिए सहज रहिए, सरल रहिए और आनंद में होके आप पढ़ते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे। मात्रिक छंदों में भी देखते हैं किस प्रकार के मात्रिक छंदों को हम लेके आ रहे हैं, लेकिन जो भी छंद हम लेके आएंगे एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। थोड़े से बड़े होंगे तो भी उनको एक ही क्लास में करेंगे, और अगर 2 ही छंद रहेंगे तब भी हम उनको एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में छंदों की विस्तृत चर्चा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।